हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज फिजिक्स में हम एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.76 पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए एक पार्ट हम पहले ही तैयार कर चुके हैं, आज हम इसके पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। सो क्या है पार्ट 2? पहले एक बार क्वेश्चन सुन लें। A weightless horizontal rigid rod along which two balls of the same mass m can move without friction rotates at a constant angular velocity omega about a vertical axle. The balls are connected by a weightless spring of rigidity k whose length in the undeformed state is L0. The ball which is closer to the vertical axle is connected to it by the same spring. Under what condition will the balls move in circles? So क्या है क्वेश्चन समझें कि हमें इस पार्ट में ये बताना है कि वो कंडीशन क्या है, जिन कंडीशंस को फॉलो करने पर ये मोशन वैसा ही हो पाएगा जैसा हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अब एक बात पर ध्यान दें कि पार्ट 1 को सॉल्व करते समय हमने ओमेगा को एप्रोप्रिएट मानते हुए दोनों बॉल्स को सर्किल में घूमता हुआ कंसीडर करके दोनों स्प्रिंग्स के एक्सटेंडेड लेंथ को कैलकुलेट किया था। हमने L1 और L2 की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अब पिछले पार्ट में तो हमने ओमेगा को एप्रोप्रिएट मान के कैलकुलेशन कर लिया था, लेकिन इस पार्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि वो एप्रोप्रिएट कंडीशन क्या है जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा इस मोशन को ऐसा ही बनाए रखने के लिए। तो ध्यान दें, सबसे पहले वो डायग्राम में आपके सामने रख रहा हूं जिसे यूज किया जा रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आप इसे रिजिड रॉड मान लें जो मैंने बोर्ड में प्रेजेंट की है। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इसे आप एक्सिल समझें, जिसके अबाउट इस रॉड को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। इस एक्सिल से एक स्प्रिंग को बांधा गया है जिसमें एक बॉल अटैच है, और इस बॉल से सेम स्प्रिंग के द्वारा एक दूसरी बॉल को बांधा गया है। अब ध्यान दें कि दोनों बॉल्स स्प्रिंग से बंधी हुई हैं और एक्सिल से दोनों बॉल्स का डिस्टेंस अलग अलग है। सो क्लियरली एक्सटेंशन के केस में इन दोनों स्प्रिंग्स की लेंथ डिफरेंट हो जाएंगी, जबकि इनकी अनडिफॉर्म्ड लेंथ को L0 और स्प्रिंग की रिजिडिटी को K बताया गया है। यह कहा गया है इस प्रॉब्लम में कि दोनों मासेस सेम है। अब इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए, ओमेगा को एप्रोप्रिएट मानते हुए, इस क्वेश्चन को पिछले पार्ट में जब हमने सॉल्व किया था अपनी पिछली क्लिप में, तो उसमें हमने ये मान लिया था कि ये दोनों सर्कुलर मोशन कर रही हैं इस एक्सिल के चारों तरफ। अब जो आंसर उस पार्ट में हमने L1 L2 के लिए कैलकुलेट किए थे, उस पार्ट में हमने दोनों स्प्रिंग की लेंथ कैलकुलेट की थी एक्सटेंडेड केस में। सो जो लेंथ हमने कैलकुलेट की थी मैं उन्हें डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप पहले उन्हें देखें। पहले पार्ट में पिछली क्लिप में इन लेंथ की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था। L1 के लिए L0 अपॉन 1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k होल स्क्वायर माइनस 3 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k, और दूसरी जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ को हमने कैलकुलेट किया था। दूसरी स्प्रिंग का अर्थ है जो एक्सिल से दूर है। उस स्प्रिंग के लिए L2 को कैलकुलेट किया गया था 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k इंटू L0 डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर दोनों केसेस के लिए बिल्कुल सेम था। सो इसके डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k होल स्क्वायर माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k। सो कुछ इस तरह से L1 और L2 को कैलकुलेट किया गया था, ऐसी वैल्यू इनकी निकली थी। इन्हें समझने के लिए आप पिछली क्लिप को देख सकते हैं, आप उस क्लिप में ये समझ सकते हैं कि L1 L2 को कैसे कैलकुलेट किया गया। अब हमें ये डिस्कस करना है कि जिस ओमेगा को एप्रोप्रिएट बोल दिया गया था पिछले पार्ट में, आखिर उस ओमेगा पर कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं, या उस ओमेगा की इन वैल्यूज के लिए ये मोशन इस तरह का हो सकता है जैसा हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। सो L1 L2 की इन वैल्यूज को अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि ये लेंथ को प्रेजेंट कर रही है स्प्रिंग के लिए, और हम जानते हैं कि स्प्रिंग की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो ये L0 टर्म पॉजिटिव है और L1 को नेगेटिव नहीं बनाना है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है
कि एक कंडीशन तो मुझे इस डिनोमिनेटर पे लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन होगी 1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर अपॉन के इज ग्रेटर देन 0। इसे पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लेंथ को पॉजिटिव किया जा सकता है। और एक बात पर और ध्यान दें, चूंकि ये एक्सटेंडेड लेंथ है इस स्प्रिंग का, तो इस L1 को L0 से बड़ा होना चाहिए, और ऐसा तभी हो पाएगा जब ये डिनोमिनेटर टर्म 1 से छोटा हो। यानी कि इस डिनोमिनेटर टर्म को 0 से बड़ा होना चाहिए, इसे 0 के इक्वल नहीं रखा जा सकेगा, आप ये समझते हैं, क्योंकि इसे 0 करने पर L1 अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इस टर्म को 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 1 से लेस होना चाहिए, क्योंकि 1 से लेस करने पर ही इस L1 का वैल्यू L0 से ग्रेटर आ पाएगा। दूसरी बात पर ध्यान दें, अगर हम L2 की वैल्यू को ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर टर्म को हम पहले ही पॉजिटिव डिक्लेयर कर चुके हैं, और L2 भी लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस न्यूमरेटर टर्म को भी L0 के इस मल्टीपल को भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के को भी 0 से ग्रेटर करना पड़ेगा मुझे। यानी क्या क्या कंडीशंस बनी है आप उस पर नजर रखें। L1 के पॉजिटिव होने की कंडीशन में L0 के पॉजिटिव रहने पर इस डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना होगा, और साथ में L1 L0 से बड़ा है तो हमें इस डिनोमिनेटर के टर्म को 1 से लेस करना होगा। यही वो कंडीशन होगी जिससे L1 पॉजिटिव और L0 से बड़ा रह पाएगा। ठीक इसी प्रकार L2 भी इस स्प्रिंग का एक्सपेंडेड लेंथ है, एक्सटेंशन के बाद इसके लेंथ को हमने L2 कहा है। सो क्लियरली इस न्यूमरेटर टर्म को डिनोमिनेटर से बड़ा रखना होगा और इसे पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो एक कंडीशन मैं लिख चुका हूं, और दूसरी कंडीशन के रूप में मैं जो लिखूंगा टर्म, आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाय के शुड बी मोर देन 1 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर बाय के होल स्क्वायर माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर अपॉन के। अब यहां पर ध्यान दें, जो कंडीशंस मैंने लिखी हैं उन कंडीशंस को फॉलो करने पर हम L1 L2 दोनों को पॉजिटिव रख पाएंगे, और साथ में चूंकि ये एक्सपेंड हो चुकी है, चूंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ चुका है, तो L1 L2 की वैल्यू को L0 से ग्रेटर भी रख पाएंगे। तो L1 L2 को L0 से ग्रेटर बनाए रखने के लिए और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए जितनी भी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो सभी हम इस पर लगा चुके हैं, और अब हमें इन सभी कंडीशंस को सॉल्व करके ओमेगा की उस रेंज को पता करना है जिस पर ये मोशन वैसे ही हो पाएगा जैसा हम चाहते हैं। हम इन दोनों बॉल्स को इस एक्सिल के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में बनाए रखना चाहते हैं। सो अब मुझे इन कंडीशंस को सॉल्व करना होगा। सो कैसे सॉल्व होगा आप ध्यान दें, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस एम ओमेगा स्क्वायर बाय के टर्म को y से प्रेजेंट करूंगा। आप ध्यान दें, इस टर्म को y लिखने के बाद जो कंडीशंस बनेंगी उन्हें आप ध्यान से देखें, वो होंगी 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3y प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। मैंने इस टर्म को y लिख दिया है, ये 3y बन चुका है। सो कंप्लीट इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आएगी इस टर्म को y लिखने के बाद। सेकंड कंडीशन हमें मिलेगी 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0, और थर्ड कंडीशन होगी 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3y प्लस y स्क्वायर। यहां पर बिल्कुल समझने की कोशिश करें आप लोग कि इस कंडीशन से, इस राइट पार्ट से मैंने इस टर्म को पॉजिटिव बनाया जिससे L1 पॉजिटिव रह सके, और इस लेफ्ट पार्ट से मैंने L1 को L0 से ज्यादा बनाए रखा, क्योंकि मुझे मालूम है स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है। यहां पर इक्वल साइन मैंने इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर फ्रेम घूम रहा है तो कुछ बहुत एक्सटेंशन हुआ होगा और L1 का वैल्यू L0 से ज्यादा ही रहा होगा। इस टर्म के पॉजिटिव होने के कारण अब मुझे इसे भी पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि L2 भी लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए कंडीशन कुछ इस तरह से लिखी गई है। और फाइनली चूंकि दूसरी स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन है तो मुझे L2 को भी L0 से ज्यादा बनाए रखना होगा। सो मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा दिखाने के लिए यह कंडीशन बनाई है। यानी कुल मिला के ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला y हमें चाहिए। हमें एक ऐसे y को कैलकुलेट करना होगा
जो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करे। सो इन सभी इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब आप उस पर ध्यान दें। मैं ये सभी इक्वेशंस यहां से हटा रहा हूं, इन्हें आप समझ चुके हैं। अब ध्यान दें, एक एक करके मैं इन सभी कंडीशंस को सॉल्व करूंगा, आप ध्यान देते रहें। सेकंड कंडीशन सबसे सिंपल है, तो मैं इससे स्टार्ट करूंगा। आप देख पा रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में हम डायरेक्टली y को 1 से लेस बता सकते हैं। सो जिन कंडीशंस को मैं अप्लाई कर लूंगा उन्हें मैं एक सर्किल में रख दूंगा। आप ध्यान दें, 1 से छोटा होना चाहिए y को, यह आउटकम आ चुका है। सो एक रियल नंबर लाइन पे अब मैं इन कंडीशंस को शो करता जाऊंगा। इस पॉइंट को अगर मैं 1 मान लूं इस नंबर लाइन पे, तो ये क्लियर हो चुका है कि y का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, यानी हमारा जो आंसर है वो इस साइड इस नंबर लाइन पे कहीं पर हमें मिलेगा। यानी अभी तक हमारा आंसर 1 से माइनस इनफाइनाइट की रेंज में लाई कर रहा है। अब एक बात पर और ध्यान दें, क्योंकि हम ओमेगा को कैलकुलेट कर रहे हैं और ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके नेगेटिव होने का सेंस केवल उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट करना होता है। अगर हम ओमेगा को -5 जे कैप लिखें या +5 जे कैप लिखें, तो ऐसा लिखने में यूज होने वाला साइन केवल डायरेक्शन से एसोसिएटेड है। तो एक कंडीशन इन सब के अलावा हम और लगा देते हैं कि ओमेगा के लिए एक ऐसी सिचुएशन हमें राइज करेंगे कि वो निगेटिव ना जाए, और चूंकि y जिस टर्म को कहा जा रहा है वो ओमेगा से एसोसिएटेड है, वो ओमेगा का फंक्शन है, तो इस आउटकम को 0 से नीचे नहीं ले जाना होगा। ये कंडीशन भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। सो अब ये क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर 0 और 1 के बीच में आना है, y की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में रखना होगा। सेकंड कंडीशन में आए, अगर मैं इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो मुझे क्या आउटकम मिलेगा। आप देखें, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये कंडीशन है 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3y प्लस y स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकेगा 0 इज ग्रेटर देन y इंटू y माइनस 3। आप ध्यान दें, मैंने 1 को 1 से कैंसिल करके इस y स्क्वायर और 3y में से y को कॉमन ले करके इसे प्रेजेंट कर दिया है, और अब क्लियरली y की जो दो वैल्यूज आई हैं वो 0 और 3 हैं, और वेवी कर्व मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्लियर हो जाता है कि y को 0 और 3 के बीच में रहना चाहिए। यानी y का वैल्यू 0 और 3 के बीच में रखना होगा, लेकिन ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि इसे 0 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए। सो इस सेकंड कंडीशन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बढ़िए, थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं। इस कंडीशन को अगर मैं यूज करूं इस प्रॉब्लम में, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने पर जो आउटकम आएगा उसे देखें। 1 से 1 कैंसिल मैं यहीं पर कर दे रहा हूं, रिमेनिंग कंडीशन बनेगी कुछ इस तरह, और इसे लिखा जा सकेगा 0 इज ग्रेटर देन y इंटू y माइनस 2। अब ध्यान दें, -y इसके साथ -2y बनेगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा। और अब वेवी कर्व मेथड से अगर रूट्स निकालने की कोशिश की जाए या y की वैल्यूज का रेंज पता किया जाए, तो वो होगा 0 से 2 तक, यानी 0 से 2 तक होना चाहिए आंसर को। लेकिन जैसा पहले ही डिस्कस हो चुका है कि y को 1 से लेस रखना पड़ेगा कंडीशन की फिजिबिलिटी के लिए। सो इस कंडीशन जिसमें y का वैल्यू 0 से 2 तक आया है, उससे भी हमें कोई आउटकम नहीं मिला। यानी अभी इन तीनों कंडीशन को पढ़ने के बाद भी हमारा आउटकम 0 से 1 के बीच में ही है। अब एक फाइनल कंडीशन हमें और सॉल्व करनी है, जिसके बाद हमें फाइनल आउटकम मिल जाएगा। वो कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे, मैंने इस राइट पार्ट को अभी सॉल्व नहीं किया है। सो एक फाइनल कंडीशन के रूप में अगर मैं इस राइट पार्ट को सॉल्व करूं तो क्या मुझे आउटकम मिलेगा। आप ध्यान दें, मैं ये सभी कंडीशंस यहां से हटा रहा हूं, इन सभी पर डिस्कशन किया जा चुका है। सो क्या मिलेगा मुझे, एक बार ध्यान से देखें। राइट पार्ट से मुझे मिलेगा 1 माइनस 3y प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और पहले मुझे y के रूट्स निकालने होंगे इसे इक्वेशन मानते हुए। सो अगर मैं इसे y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 मानूं, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो होंगे -b प्लस माइनस अंडरवुड b स्क्वायर 9 हो जाएगा -4ac अपॉन 2 इंटू a। यहां पर मैंने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा दिया है। आप ध्यान दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, मैं फिर भी यहां पर एक बार लिख दे रहा हूं। रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए किसी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 × a। सो इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने ये आउटकम लिखा है। दो वैल्यूज y की मुझे मिली हैं इसे इक्वेशन मानते हुए, और अब मैं इसे इन इक्वेशन में चेंज करूंगा तो क्या आउटकम मिलेगा आप ध्यान से देखें। पहले y की दो वैल्यूज क्या है उन्हें देखेंगे, वो है 3 + √5 अपॉन 2 और 3 - √5 अपॉन 2, यानी ये दो वैल्यू हमें y की मिली हैं इस फाइनल कंडीशन को सॉल्व करने के बाद। अब एक अनुमान से ये हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू 2 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है। सो 3 + 2 पॉइंट समथिंग यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा और 2 से डिवाइड करके ये 2 पॉइंट में आएगा। ठीक इसी प्रकार ये वैल्यू पॉइंट में आएगी 0.8 0.7 के आसपास, और 2 से डिवाइड करके इसका जो आउटकम आएगा वो पॉइंट समथिंग यानी 1 से छोटा आएगा। सो इस नंबर लाइन पे इस 3 - √5/2 को कुछ यहां पर पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, आप समझ सकते हैं कि अप्रोक्स पोजीशन बना रहा हूं मैं, इसे थोड़ा और लेफ्ट में होना चाहिए मैं समझ रहा हूं, और 3 + √5/2 को यहां पर बनाया जाना चाहिए। अब ध्यान दें इन दोनों पोजीशंस को बनाने के बाद अगर हम इस इनइक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या आउटकम हमें मिलेगा। एक बार आप ध्यान दें ये सभी कंडीशन यूज की जा चुकी हैं, सो अब मैं इन्हें हटा रहा हूं, इन्हें आप समझ चुके हैं। और अब इससे जो आउटकम हमें मिलेगा वो क्या होगा आप ध्यान दें, इसे स्प्लिट करके हम लिख पाएंगे y - 3 + √5 अपॉन 2 और y - 3 - √5 अपॉन 2। यहां तक आप समझ चुके हैं कि मैंने इसे इक्वेशन मान करके इसके रूट कैलकुलेट कर लिए, और अब इन रूट्स की हेल्प से मैं इसे स्प्लिट करके ऐसे लिख रहा हूं, और ये प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। सो क्लियरली जब वेवी कर्व बनाया जाएगा तो उस कर्व में y के लिए जो रेंजेस हमें मिलेंगी वो क्या होंगी एक बार ध्यान से देखें। ये पोजीशन 3 + √5/2 होगी और ये 3 - √5/2, और इस कर्व को बनाने के बाद चूंकि इस टर्म को 0 से बड़ा बनाए रखना है तो आउटकम आएगा 3 + √5/2 से ग्रेटर और 3 - √5/2 से लेस। आप ये समझते हैं कि अगर आउटकम में इस प्रोडक्ट को 0 से बड़ा बनाए रखना है तो y को 3 + √5/2 से ऊपर या 3 - √5/2 से नीचे होना चाहिए। एक बात पर आप लोग ध्यान दें कि कुछ इनइक्वालिटीज में प्रोडक्ट को 0 से छोटा बनाना है और कुछ में 0 से बड़ा। 0 से छोटा बनाने की कंडीशन में एक बाउंडेड आउटकम आता है, यानी जो भी वैल्यूज आती हैं वो एक इंटरवल में बाउंड हो जाती है। लेकिन जब किसी प्रोडक्ट को 0 से ग्रेटर बनाना होता है तो वैल्यूज इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की तरफ स्कैटर्ड आती हैं। ये बात आप लोग जानते हैं, आप ये बात मैथ्स में बेहतर जानते हैं कि 3 + √5/2 से ग्रेटर वैल्यूज और 3 - √5/2 से लेस वैल्यूज रखने पर ही इस प्रोडक्ट को हम पॉजिटिव बना पाएंगे। सो इस आउटकम को अगर इस नंबर लाइन पे मैं ज्वाइन करूं तो क्या मुझे रिजल्ट मिला एक बार समझें। ये रिजल्ट है कि हमें वैल्यूज इस 3 - √5/2 से नीचे रखनी चाहिए y के लिए, लेकिन ये बात पहले से ही डिसाइडेड है कि 0 से नीचे नहीं जाना है। सो कुछ इस तरह का रेंज हमें मिला है, और दूसरा आउटकम आया है 3 + √5/2 से ऊपर, लेकिन आप जानते हैं कि 1 के ऊपर जाने पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, तो इस दूसरे आंसर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर आप ध्यान दें कि इन चारों कंडीशंस जो मैं बोर्ड से हटा चुका हूं उनको साइमल्टेनियसली फॉलो कराया जाना है। आप ये बिल्कुल ना समझे कि इन कंडीशंस में से जिस कंडीशन से जो भी आउटकम आएगा हमें उसे लेना चाहिए। आउटकम के रूप में जिस आंसर को हम एक्सेप्ट करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो लिखी हुई सभी कंडीशंस को फॉलो करे। यही वजह है कि जब पहली कंडीशन में 0 से 1 का इंटरवल आया था तो उसके बाद इस रेंज से बाहर के सभी आंसर्स को मैं रिजेक्ट करता चला गया, और अब जो आउटकम आया है वो 3 + √5/2 से ऊपर है। सो इसे नहीं गिना जाना चाहिए। सो पूरे डिस्कशन से जो फाइनल रेंज हमें मिला है वो 0 से 3 - √5/2 तक है, यानी y का वैल्यू 0 से 3 - √5/2 तक होना चाहिए। और अब इस y के रेंज के हेल्प से हम ओमेगा के लिए रेंज कैलकुलेट करेंगे। आप ध्यान से देखें y जिसे कहा गया है इस पूरे डिस्कशन में वो टर्म m
ओमेगा स्क्वायर अपॉन के है। सो हमने जो आउटकम निकाला है अगर मैं उसे y की एक्चुअल वैल्यू पर अप्लाई करूं तो ये बनेगा 0 से ग्रेटर होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर बाय के को और लेस होना चाहिए इसे 3 माइनस रूट 5 बाय 2 से, यानी m ओमेगा स्क्वायर बाय के का वैल्यू इस इंटरवल में होना चाहिए। और अब इसे सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर को 0 से 3 माइनस रूट 5 बाय 2 के बाय m के इंटरवल में होना चाहिए, यानी ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इस वैल्यू से लेस होना चाहिए। अब ध्यान दें, हम ये जानते हैं कि ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो अगर इस कंडीशन में लोअर बाउंड न भी लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझें कि जब ओमेगा को नेगेटिव नहीं किया जाना है, हम जानते हैं कि ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो डायरेक्ट इस स्क्वायर को हटा के इस तरफ अंडर रूट लगाया जा सकेगा। आप ये बात समझें कि अगर ओमेगा एक ऐसी वैल्यू होती जिसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल होते तो मुझे इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। आप समझे, ये कुछ इस तरह से होता कि ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 9, सपोज ये वैल्यू 9 है तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 होता। फिर हम इसके फैक्टर्स बनाते और वेवी कर्व मेथड से पता करने की कोशिश करते कि ओमेगा का रेंज क्या है। सो क्या आउटकम आता है आप देखें, -3 और +3 के बीच में वैल्यूज होंगी ओमेगा की, कुछ इस तरह का आउटकम आता है। लेकिन हम जानते हैं ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमें इस नेगेटिव आउटकम में कोई इंटरेस्ट नहीं और पॉजिटिव आउटकम डायरेक्ट अंडर रूट लगा के भी मिल सकता है। सो चूंकि ओमेगा पॉजिटिव था तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट को यूज कर लिया है, इस प्रकार के कैलकुलेशन नहीं किए हैं, आप समझ सकते हैं। सो फाइनल वैल्यू ओमेगा का कुछ इस तरह का आएगा, यानी हमें कुछ इस तरह से इस एक्सिल के चारों तरफ इस रिजिड रॉड को घुमाना होगा कि ओमेगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 के अपॉन एम स्क्वायर रूट से छोटा हो और इसे पॉजिटिव होना है तो ग्रेटर देन 0 कंडीशन इसमें ऑटोमेटिकली अटैच है। सो यही इस प्रॉब्लम का सही जवाब है और इस कंडीशन को फॉलो करने पर ही इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है जो हमने पिछली क्लिप में बनाया था वो एप्रोप्रिएट है, ठीक है। थैंक यू।